What's up, guys? I hope you're having a good time. Welcome back. So, today we'll be starting with a new chapter that is composition scheme. Easy chapter है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है एंड छोटा सा चैप्टर है. इसके अंदर एज सच इतने कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस है. हाँ, बट प्रोविजंस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे. कंपोजिशन स्कीम के अंदर कंडीशंस हो जाएगी, वैलिडिटी हो जाएगी, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी. तो देख, कंपोजिशन स्कीम है क्या? ये स्कीम है ना, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए निकाली है. वो टैक्स पेयर्स जिनके एग्रीगेट टर्नओवर, पूरे साल का टर्नओवर पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है. सरकार क्या बोलती है कि आप लोग स्मॉल टैक्स पेयर्स हो, आपको पूरा जीएसटी अफोर्डेबल नहीं होगा. आप क्या करो, आप कंपोजिशन स्कीम में चले जाओ. ये स्कीम में जाओगे तो आपका जो स्कोप है जीएसटी का वो एकदम प्रिसाइज हो जाएगा. नॉर्मली क्या है, जीएसटी का स्कोप काफी वाइड है. ठीक है, आपको बहुत सारे प्रोविजंस है जिनसे कंप्लाई करना पड़ता है. बट अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाते हो तो आपका जो स्कोप है वो स्कोप एकदम नैरो हो जाएगा, प्रिसाइज हो जाएगा कि भाई आपको इतनी ही चीजें हैं जो कंप्लाई करनी है, दैट्स इट. तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी वो अपन ये चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद कंपोजिशन स्कीम. कंपोजिशन स्कीम के मैं छोटे छोटे लेक्चर्स ही लूंगा, 40-45 मिनट्स के 3 लेक्चर, 4 लेक्चर में मैक्सिमम पूरा का पूरा चैप्टर वाइंड अप कर दूंगा. हार्डली 4 लेक्चर जाएगा. आई ट्राई माई बेस्ट मैं 3 लेक्चर में ही कवर अप कर लूं, क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए एट योर लेवल. ठीक है, चलो विल स्टार्ट विद कंपोजिशन स्कीम. देख, बेसिक थियरी क्या बोलती है कंपोजिशन स्कीम की. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी and to reduce the compliance cost for the small taxpayers. जिन लोगों के टर्नओवर हार्डली कुछ है, जो साल का हार्डली 1 कोका 1.5 कोके के आसपास का टर्नओवर करते हैं, 40-50 लाख का सेल्स करते हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई है ताकि क्या है कि भैया जीएसटी को लेके एक सिंप्लिसिटी आ जाए, प्लस उनका जो कंप्लायंस कॉस्ट है जीएसटी को लेके वो जितना हो सके उतना कम हो जाए. ठीक है, it shall be applicable to all the branches and business verticals simultaneously even if separately registered. मतलब क्या है कि भाई मेरे है ना 2 ब्रांच है. ठीक है, एक ब्रांच मुंबई में है, दूसरा ब्रांच गुजरात में है. तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मुंबई ब्रांच के लिए मैं कंपोजिशन स्कीम ले लेता हूं, गुजरात ब्रांच मेरा नॉर्मल स्कीम में जाएगा. नहीं, कंपोजिशन स्कीम क्या बोलता है कि भैया अगर लेना है तो सब साथ में लो, नहीं लेना है तो किसी का भी मत लो. जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ. ठीक है, अलग अलग नहीं आएगा इवन इफ दे आर सेपरेटली रजिस्टर्ड. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकते कैसे भी. ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि अगर मल्टीपल ब्रांचेस है तो सारे ब्रांचेस पे साइमल्टेनियसली कंपोजिशन स्कीम लगेगा. एक भी ब्रांच अगर इनएलिजिबल होता है तो बाकी के जितने भी ब्रांच है वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाएंगे. गिला डोक्यार क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या बोलता है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द ब्रांचेस और बिजनेस वर्टिकल साइमल्टेनियसली. इफ वन ब्रांच और बिजनेस वर्टिकल इज नॉट एलिजिबल, इसके लिए अपन को एलिजिबिलिटी वाली क्राइटेरिया देखनी पड़ेगी. देन others will automatically will be not eligible for composition scheme. समझ में आ गया? एक को एप्लीकेबल तो सबको एप्लीकेबल, एक इनएलिजिबल तो सारे के सारे इनएलिजिबल. जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ. समझा? ठीक है, नीचे है ना इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, देख क्या बोलता है. अ डीलर हैज 2 ऑफिसेज इन दिल्ली एंड इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लीवाई. दिल्ली में एक डीलर है, उसके 2 ऑफिस है और वो एलिजिबल है कंपोजिशन लीवाई के लिए. He makes intra-state supply of goods from both these offices. He opts for composition scheme. अगर उसको composition scheme लेना है तो उसको दोनों ऑफिसेस के लिए साइमल्टेनियसली साथ में लेना पड़ेगा.
एक ऑफिस के लिए लेगा, दूसरे ऑफिस के लिए नहीं लेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। इफ यू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, टर्नओवर ऑफ बोथ द ऑफिसेज शैल बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द लिमिट्स। ये क्या है 1.5 CR 75 lakhs, ये थोड़ी देर में नीचे दिखेंगे अपन, ठीक है। यहां पे तुम ये चीज ध्यान रखना कि अगर अपन टर्नओवर लिमिट कैलकुलेट करते हैं, then such turnover limit will be calculated for all the branches and business verticals all over the India simultaneously, ठीक है। क्या बोला मैंने, नहीं समझा तो चलेगा, आगे देखेंगे। देख, and both the offices would pay taxes under composition scheme simultaneously and abide by all the conditions as may be prescribed। अपना मोटिव क्या था यहाँ पे, ये बताना कि अगर उसकी दिल्ली में 2 ब्रांच है तो दोनों ब्रांच साइमल्टेनियसली कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करेगी या फिर साइमल्टेनियसली नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करेगी, समझा, ठीक है। चल 2 मिनट देता हूं, एक काम कर, इसको फटाफट पढ़ ले, उसके बाद अपन नीचे देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है, जल्दी। चलो डन, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो डब्बा तुमको सामने दिख रहा है ना, ये डब्बा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको है ना इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए डब्बे में लिखा गया, composition scheme shall be applicable only to the supplier of goods. Composition scheme is applicable only to the supplier of goods. That supplier can be a manufacturer or a trader, ठीक है, और एनी अदर नेम। जो बंदा गुड्स में डील कर रहा है, ओनली एंड ओनली इन गुड्स, उसको कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एंड सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, अगर मैं गुड्स सप्लाई नहीं कर रहा हूं बट मैं केटरिंग सर्विसेज या रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। इफ any exempt services and other services whose value does not exceed 10% of the turnover in state union territory or rupees 5 lakhs, whichever is higher, are also provided along with the restaurant and catering services, then such exempt services plus other services are also eligible for composition scheme. सर ये क्या है, ये क्या बोला आपने, कुछ नहीं समझा, नेवर माइंड। देख आजा अपन है ना इलस्ट्रेशन देखते हैं। देख क्या बोला है, अगर मैं गुड्स का सप्लाई करता हूं, सप्लाई ऑफ
अगर मैं गुड्स का सप्लाई करता हूं तो मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूं, एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर मैं रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज देता हूं, अगर मैं रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज देता हूं तो मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए, ठीक है। अगर मैं एग्जेम्प्ट सर्विसेज देता हूं, अगर मैं एग्जेम्प्ट सर्विसेज देता हूं तो मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए। बट अगर मैं अदर सर्विसेज देता हूं, अगर मैं अदर सर्विसेज देता हूं तो मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए, प्रोवाइडेड, तो मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या बोला है, सच टर्नओवर फ्रॉम अदर सर्विसेज, प्रोवाइडेड टर्नओवर फ्रॉम अदर सर्विसेज should not exceed, should not exceed, should not exceed rupees 10 lakhs, sorry, should not exceed 10%, 10% of total turnover or rupees 5 lakhs, whichever is higher। अभी समझा क्या बोला? अगर मैं गुड्स का सप्लाई करता हूं तो मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए। अगर मैं रेस्टोरेंट एंड केटरिंग का सर्विसेज दे रहा हूं अलोंग विद गुड्स तो मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए। अगर मैं रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज के साथ कोई एग्जेम्प्ट सर्विसेज देता हूं तो मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए। बट इन तीनों के अलावा, इन तीनों के अलावा अगर मैं अदर सर्विसेज देता हूं जिसको अपन मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर मैं इन तीनों के अलावा कोई अदर सर्विसेज देता हूं, ठीक है, तो उस केस में मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए। बट मेरा जो अदर सर्विसेज का टर्नओवर है it should not exceed 10% of the total turnover or rupees 5 lakhs whichever is higher, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल भाई दिया हुआ है, चल ठीक है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है तो अपन वो ही देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, देख क्या बोला है। Mr. X is running a showroom of first copy branded shoes and he also provides consultancy services under the same pan from Assam. Details of turnover is as follows, ठीक है। अभी देख यहाँ पे क्या बोला है कि मिस्टर एक्स करके एक बंदा है जो फर्स्ट कॉपी ब्रांडेड शूज का डीलिंग करता है, ट्रेडर है। अब शूज है मतलब वो गुड्स में आ गया, गुड्स के साथ मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे रहा हूं। कंसल्टेंसी सर्विसेज आपकी रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस है नहीं। ऑल्सो कंसल्टेंसी सर्विसेज आर टैक्सेबल सर्विसेज, देयरफॉर वो एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी नहीं है। तो वो किस में आ गई, वो आपके अदर सर्विसेज में आ गई। अदर सर्विसेज में आ गई तो इसका प्रोविजन क्या बोलता है कि मैं अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं ना तो भी मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए, प्रोवाइडेड जो अदर सर्विसेज का टर्नओवर है इट शुड नॉट एक्सीड, इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर और रुपीज 5 lakhs whichever is higher, ठीक है। तो इधर देख क्या बोला है, मेरे को शूज का टर्नओवर दिया है 60 lakhs का, मेरे को कंसल्टेंसी सर्विसेज का टर्नओवर दिया है 12 lakhs का, ठीक है। तो मेरा टोटल टर्नओवर क्या है 72 lakhs। प्रोविजन क्या बोलता है, मार्जिनल सप्लाई शुड नॉट एक्सीड, सोल्यूशन सबसे पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर ही इज एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम और नॉट। देख अब एलिजिबिलिटी के लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा, जो मेरा अदर सर्विसेज है
उसका टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 10% of the total turnover or rupees 5 lakhs, whichever is higher. Therefore, consultancy turnover should not exceed 10% of total turnover or rupees 5 lakhs, whichever is higher. Whichever is higher. Therefore, अभी इधर देख, कंसल्टेंसी का टर्नओवर क्या है 12 lakhs, ठीक है, ये मेरा एक्चुअल टर्नओवर हो गया. एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम कंसल्टेंसी सर्विसेज कितना है, रुपीस 12 lakhs, ठीक है. 10% ऑफ टोटल टर्नओवर कितना होगा इज इक्वल टू, टोटल टर्नओवर कितना है 72 lakhs, 72 lakhs का 10% कितना है 7,20,000, दैट इज इक्वल टू 72 lakhs इंटू 10%, तो ये हो जाएगा मेरा 7,20,000. और रुपीस प्री डिफाइंड लिमिट क्या है मेरा, प्री डिफाइंड लिमिट कितना है रुपीस 5 lakhs. तो प्रोविजन क्या बोलता है, दैट माय अदर सर्विसेज शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टर्नओवर और रुपीस 5 lakhs, व्हिचएवर इज हायर. देयरफॉर मेरे अदर सर्विसेज का लिमिट कितना हो गया, लिमिट्स फॉर अदर सर्विसेज इस केस में is equal to whichever is higher, that is equal to rupees 7,20,000. मेरा एक्चुअल टर्नओवर कितना है 12 lakhs. Therefore, since actual turnover from other services exceeds the limits, therefore Mr. X is not eligible for composition scheme. Mr. X is not eligible for composition scheme. समझ में आ गया क्या किया और कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिटरमाइन वेदर ही इज एलिजिबल फॉर ऑप्टेइंग कंपोजिशन स्कीम. अब कंपोजिशन स्कीम अगर मेरे को अदर सर्विसेज वाला पार्ट देखना है तो उसमें प्रोविजन क्या है, अदर सर्विसेज शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर और रुपीस 5 lakhs, व्हिचएवर इज हायर. इस केस में टोटल टर्नओवर कितना है 72 lakhs, तो इसका 10% कितना होगा 7,20,000. देयरफॉर अदर सर्विसेज शुड नॉट एक्सीड रुपीस 7,20,000 और 5 lakhs, व्हिचएवर इज हायर. यहाँ पे ये 12 lakhs की जगह पे अगर 5 lakhs होता, मान ले इसका केस अपन ऐसे देखते हैं, 12 लाख की जगह पे अगर ये 5 लाख होता, 12 लाख की जगह पे अगर ये 5 लाख होता तो मेरा टोटल टर्नओवर कितना हो जाता 65 lakhs. तो यहां पर कितना आता 5 लाख, ठीक है. 10% कितना होता, हाँ 10% मेरा कितना होता 72 lakhs के पे 65 lakhs. 65 lakhs का 10% इज 6,50,000 और 5 lakhs, व्हिचएवर इज हायर, ठीक है. तो हायर अमाउंट कौन सा है यहाँ पे 6,50,000. मतलब क्या है, दैट आई कैन प्रोवाइड अदर सर्विसेज अप टू रुपीज 6,50,000. मेरे यहाँ पे अदर सर्विसेज कितनी है 5 lakhs. Therefore, can I say it is within the limits? Yes, since it is within the limits, since it is within the limits, therefore Mr. X is eligible for composition scheme subject to other conditions and provisions. समझ में आ गया ये पॉइंट.
टर्नओवर वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चल एक काम कर, स्क्रीन पे तुमको क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीन पे तुमको क्वेश्चन दिख रहा है और यहाँ पे तुम्हारे पास सामने नोट्स भी है। एक काम कर, फटाफट नोट्स पढ़ और इसको अप्लाई कर, क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक है, जल्दी 5 मिनट देता हूं, एक बार इसको फटाफट कर ले। यही पॉइंट आगे भी आएगा, आगे अपन पढ़ के उड़ा देंगे, आगे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो अभी अपन ने अगर इसको इन डेप्थ देख लिया तो आगे नहीं देखेंगे। एक बार इसको पढ़ ले, फटाफट इसको उड़ा ले जल्दी। चल, इस सोल्यूशन का क्वेश्चन का जो पार्ट बी और पार्ट सी है वो अपन आगे थोड़ी देर में देखेंगे। चलो हो गया। देख, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करना और उसके बाद कंटिन्यू कर लेना। पार्ट बी और पार्ट सी इस क्वेश्चन का अपन आगे देखेंगे थोड़ी देर में। वापस देख लेते एक बार लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था। देख क्या बोला अभी, कंपोजिशन स्कीम किसको एप्लीकेबल है? टू द सप्लायर ऑफ गुड्स। वो गुड्स का मैन्युफैक्चरर हो सकता है या गुड्स का ट्रेडर हो सकता है। एंड अगर वो गुड्स के साथ रेस्टोरेंट सर्विसेज या केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है तो भी वो एलिजिबल होगा। एंड अगर वो एग्जाम सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो भी वो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल होगा। बट अगर वो अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उस केस में वो एलिजिबल कब होगा? ओनली व्हेन द टर्नओवर ऑफ द अदर सर्विसेज इज 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर और ₹5 lakhs whichever is higher। उस लिमिट तक अगर अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट्स, अभी देख नीचे से क्या लिखा है, इफ एनी अदर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ईदर इन आइसोलेशन दैट इज नो लिमिट्स और इन कंजंक्शन बियॉन्ड लिमिट्स।
अगर मैं अदर सर्विसेज खाली प्रोवाइड कर रहा हूं, एक्सक्लूसिवली अदर सर्विसेज, तो मैं इनएलिजिबल हूं फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर मैं एक्सक्लूसिवली अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं तो मैं इनएलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए। अगर मैं गुड्स के साथ अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं बियॉन्ड लिमिट्स, बियॉन्ड 10% और 5 lakhs whichever is higher, तो भी मैं इनएलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए। द सप्लायर शैल बी इनएलिजिबल टू ऑप्ट। समझ में आ गया? आइसोलेशन में तो मैं प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, गुड्स के साथ अगर मैं अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं बियॉन्ड लिमिट्स तो मैं इनएलिजिबल हूं, विद इन लिमिट्स है तो एलिजिबल हूं, आइसोलेशन में अदर सर्विसेज है तो इनएलिजिबल हूं। अब समझ में आया ये पूरा का पूरा डब्बा है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इतना सा है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चल अब क्राइटेरिया देखते हैं, कंपोजिशन स्कीम का क्राइटेरिया क्या है। तो देख, द रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए सबसे पहले यू शुड बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग क्या है, यू शुड बी रजिस्टर्ड, प्लस टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर should be less than equal to 1.5 CR in case of other states plus Assam plus Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, and less than equal to 75 lakhs in state of in case of special category states। तो देख 1.5 CR किसके लिए एप्लीकेबल है? उन स्टेट्स के लिए जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं आते। तो आपको खाली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन कौन आता है उनको याद रखना है। तो देख, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ये सारे आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। अगर आप इन स्टेट से सप्लाई करते हो एंड आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख से कम है, देन यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। If it exceeds rupees 75 lakhs, then you are not eligible for composition scheme। क्लियर है? ठीक है। अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है तो 75 lakhs की जगह पे टर्नओवर लिमिट क्या हो जाएगा? 1.5 CR। मतलब अगर आप महाराष्ट्र से सप्लाई करते हो तो वो अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आ गया। एंड अगर आपका टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 1.5 CR, देन यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। गेला डोक्यात? ठीक है, क्राइटेरिया में कोई इशू नहीं है। अभी इधर देख, ये जो अपन ने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी यहाँ पे, किधर गया? हाँ, ये जो एग्जांपल में देखा था, टर्नओवर ऑफ बोथ द ऑफिसेस शैल बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द लिमिट। मतलब क्या है कि ये जब मैं कैलकुलेट करूंगा ना लिमिट 1.5 CR या 75 lakhs का, तो उसके लिए मेरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी ब्रांचेस है, जितनी भी बिजनेस वर्टिकल्स है, सबका एग्रीगेट अमाउंट देखूंगा फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी या फॉर द पर्पस ऑफ क्राइटेरिया। मतलब अगर मेरा मुंबई में एक ब्रांच है, चेन्नई में एक है, दिल्ली में एक है, कोलकाता में एक है, तो सब ब्रांच का टर्नओवर मिला के एग्रीगेट टर्नओवर अगर मेरा 1.5 CR या 75 लाख से कम है तो ही मैं एलिजिबल हूं। समझ में आ गया? एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टर्नओवर फ्रॉम ऑल दी ब्रांचेस। समझा? अब सारे ब्रांचेस में अगर एक भी मेरा स्पेशल कैटेगरी स्टेट निकल गया ना, मतलब फॉर एग्जांपल आई हैव 4 ब्रांचेस ऑफ विच 1 बिलोंग्स टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो मेरा पूरा का पूरा टर्नओवर लिमिट गिर के 75 लाख पे आ जाएगा विदाउट एनी फर्दर क्वेश्चंस। ये ला डोक्या क्राइटेरिया क्या बोलता है? रजिस्टर्ड होना चाहिए, टर्नओवर तेरा 1.5 CR या 75 लाख से कम होना चाहिए। अब 75 लाख के लिए तुम्हारे पास स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, इनके अलावा जितने भी स्टेट्स है वो सारे के सारे 1.5 CR में चले जाएंगे। ठीक है, तो चल एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिख के रखा हुआ है, देख पहला एग्जांपल, Mr. X being a manufacturer of laptops has 5 factories in Mumbai, Pune, Ratnagiri, Thane, etc. Turnover from all the 5 factories are as below। अब मिस्टर एक्स है, उसका मुंबई महाराष्ट्र में ही 5 फैक्ट्री है जिसका टर्नओवर लिमिट दिया हुआ है। मुंबई 1 से इतना, मुंबई 2 से इतना, पुणे से इतना, रत्नागिरी से इतना, थाने से इतना। डिटरमाइन वेदर ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब
सारे ब्रांचेस एंड बिजनेस वर्टिकल्स का मिला के टोटल टर्नओवर कितना होता है मेरा 1,76,41,000। अब महाराष्ट्र मेरा अदर स्टेट्स में है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में? अदर स्टेट्स में। अदर स्टेट्स में थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है 1.5 CR 1,50,00,000 का। ये मेरा लिमिट एक्सीड कर रहा है, देयरफॉर since turnover limits exceeds rupees 1.5 CR, therefore Mr. X is not eligible for opting कंपोजिशन स्कीम। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? इतना सिंपल है ये। तुमको क्या करना है, तुमको खाली टर्नओवर कैलकुलेट करना है और ये देखना है कि वो 1.5 CR या 75 लाख क्रॉस करता है कि नहीं करता है। अगर कर गया तो एलिजिबल नहीं है, अगर नहीं करता है तो एलिजिबल है। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेम टाइप में सिमिलर बेसिस। Mr. X being the manufacturer of the laptop has 5 factories in Mumbai, Ahmedabad, Delhi, Chennai and अरुणाचल प्रदेश कर लेते हैं इसको, या फिर मिजोरम कर लेते हैं। एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट डाल देते हैं, ठीक है। कोलकाता की जगह पे मिजोरम एंड इसका थोड़ा सा लिमिट्स में गड़बड़ कर लेते हैं। 57 की जगह पे इसको 27 कर लेते हैं। इधर 12 लाख की जगह पे 2 लाख कर लेते हैं। 8 लाख की जगह पे 8 लाख ही रहने देते। 74 लैक्स की जगह पे 24 लैक्स कर लेते एंड मिजोरम 23 की जगह पे 13 लैक्स कर लेते, नहीं 23 रहने देते, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा स्ट्रक्चर। अब तुमको क्या बोला है कि मिस्टर एक्स एक मैन्युफैक्चरर है जिसका 5 फैक्ट्रीज है। कहां कहां पे है? मुंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, चेन्नई में और मिजोरम में। क्लियर है? 5 जगह पे 5 फैक्ट्री है जिसका टोटल टर्नओवर कितना है 86,41,000। ये तुम्हारा परफेक्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। तुमको क्या बोला रहेगा कि डिटरमाइन वेदर मिस्टर एक्स इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम और नॉट। पब्लिक क्या करेगी 86 लाख ये 1.5 CR से नीचे है, फटफट ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहां पर मिजोरम आ गया है, यहां पे है ना मिजोरम आ गया है एक तुम्हारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट। एंड अगर तुम क्वेश्चन में स्पेशल कैटेगरी स्टेट देखते हो तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा टर्नओवर लिमिट 75 लाख पे आ जाएगा, इररिस्पेक्टिव के तुम्हारे बाकी के टर्नओवर कुछ भी होने दे। तो यहां पे मेरा टर्नओवर कितना है 86,41,000। देयरफॉर since Mr. X is supplying in one of the special category states, ये देख, since Mr. X is supplying in one of the special category states, threshold limits for composition scheme would fall to rupees 75 lakhs। समझ में आ गया? Now since turnover limit exceeds rupees 75 lakhs, exceeds rupees 75 lakhs, therefore Mr. X is not eligible for opting composition scheme। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि भैया एक उसका स्पेशल कैटेगरी स्टेट आ गया, therefore वो एलिजिबल नहीं होगा। समझा? ठीक है, एक काम कर, फटाफट मैंने स्क्रीन पे तुमको क्वेश्चंस रखे हैं, वो क्राइटेरिया एक बार देख ले, ठीक है। रजिस्टर्ड होना चाहिए प्लस टर्नओवर लिमिट होनी चाहिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वो देख ले एंड ये दोनों इलस्ट्रेशन सॉल्व कर ले, ठीक है। जल्दी चल।
प्रोविजन पढ़ के अगर आप लोग सम सॉल्व करने जाओगे ना तो वो इजी पड़ेगा एंड प्रोविजन ज्यादा टाइम तक रिटेन होगा। ऐसे ही सम्स आपको एग्जाम में आने वाले हैं। सिमिलर बेसिस पे मैं जितने करवा रहा हूं मैं सबके एक एक सम ही करवा रहा हूं, बाकी का जितना है वो आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रोविजन पढ़ो सम सॉल्व करो, प्रोविजन पढ़ो सम सॉल्व करो, कोई चांस नहीं है कहीं पे भी अटकने का। मैंने इस तरह से आपको नोट्स बना के दिए हुए, अगर आप उसको लिटरल फॉर्म में भी अप्लाई कर दोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप पढ़ लो। चलो डन। देख अगर नहीं हुआ है ना तो वीडियो को पॉज करना और इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। विल मूव अहेड, आगे देखते। जीएसटी रेट्स, जो आपकी नॉर्मल जीएसटी रेट्स है ना, कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को वो एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर मैं कोई पर्टिकुलर गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल स्कीम में उसका जीएसटी रेट 18% है। अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम लिया तो मेरे लिए ये फॉलोइंग रेट्स अप्लाई हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन मैं कौन से टाइप का सप्लायर हूं, ठीक है। तो देख अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं कोई भी गुड्स सप्लाई करूं, सर्विसेज का तो मैन्युफैक्चरर हो नहीं सकता, ठीक है। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं एंड अगर मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो उसका टैक्स रेट बाहर कुछ भी होने दे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा उसके ऊपर मैं 1% ऑफ द टर्नओवर का टैक्स पे कर दूंगा, 1% ऑफ द टर्नओवर का टैक्स पे कर दूंगा। केला डो के यात मतलब क्या कि मेरा जितना भी टर्नओवर होता है, मेरा जितना भी टर्नओवर होगा, सेल्स जितना भी होगा ना, उसका 1% मैं सरकार को टैक्स दे दूंगा, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। खत्म, मैटर क्लोज, बाय बाय, गुड बाय, टाटा। समझा? अगर मैं रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मेरी जो भी सर्विसेज की वैल्यू होगी उस पे 5% टैक्स में 5% जीएसटी टैक्स में गवर्नमेंट को दे दूंगा। मतलब मैंने जितना भी वैल्यू ऑफ सप्लाई किया रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज से, उसका 2.5% सीजीएसटी गवर्नमेंट को एंड 2.5% एसजीएसटी गवर्नमेंट को पकड़ा दूंगा। समझा? एंड अगर मैं अदर सर्विस प्रोवाइडर, मार्जिनल सर्विस प्रोवाइडर हुए, सॉरी, अगर मैं अदर्स में आता हूं, मतलब मैं ट्रेडर हो गया, ठीक है, होलसेलर हो गया, ट्रेडर हो गया, अदर देन मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर हुआ, तो उस केस में 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी होगा, उस पे मैं टैक्स पे करके खत्म करूंगा। अभी देख एक चीज अगर आपने ध्यान दी होगी या नोटिस किया होगा तो मैन्युफैक्चरर के केस में 1% ऑफ टर्नओवर है,
रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर के केस में 5% ऑफ टर्नओवर है, अदर्स के केस में, ट्रेडर के केस में 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर है। भाई ये टैक्सेबल टर्नओवर और टर्नओवर के बीच का डिफरेंस क्या है? अब टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल द सेल्स, टैक्सेबल सेल्स, नॉन टैक्सेबल सेल्स, एग्जेम्प्ट सेल्स, आरसीएम सेल्स, फिर एक्सपोर्ट हो गया, नील रेटेड हो गया, जीरो रेटेड हो गया, सारे के सारे सेल्स। बट टैक्सेबल टर्नओवर मतलब खाली वो सेल्स जिसके ऊपर आप टैक्स पे करते हो। समझा दोनों के बीच का डिफरेंस? टर्नओवर मतलब एग्रीगेट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर, एग्जेम्प्ट, नॉन एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एक्सपोर्ट, नील रेटेड, जीरो रेटेड, सब। बट टैक्सेबल टर्नओवर मतलब खाली वो टर्नओवर जिसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे। ठीक है, एक चीज यहां पे ये जो नोट दिया हुआ है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल हाईलाइट करके रखना। क्या तकलीफ है सब्जेक्ट? ये नोट देख क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए टोटल टर्नओवर फ्रॉम ऑल द स्टेट्स लेंगे। अगर मैं डिटरमाइन कर रहा हूं 1.5 सीआर या 75 लाख का लिमिट, तो उसके लिए जितने भी स्टेट्स में जितनी भी ब्रांचेस या बिजनेस वर्टिकल है, सबका टोटल टर्नओवर लेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल अभी जो अपन ने रिसेंटली सॉल्व किया उसकी तरह। बट जब टैक्स पेएबल की बात आएगी, एक बार मैं एलिजिबल हो गया, अब जब टैक्स पेएबल की बात आएगी तो मैं खाली स्टेट का टर्नओवर लूंगा। यहां पर क्लियर कट लिखा है इन स्टेट यूनियन टेरिटरी, 1% of turnover in state union territory, 5% of turnover in state union territory, 1% of taxable turnover in state union territory। ठीक है, अभी देख इसका मतलब क्या है, अपन यही इलस्ट्रेशन में सॉल्व करते हैं। बहुत छोटा हो जाएगा ना, इसी इलस्ट्रेशन में अपन सॉल्व करते हैं। देख ये क्या था, ये अपन ने एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन के लिए देख लिया, ये वाला इलस्ट्रेशन ही पकड़ते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए अपन ने ये देख लिया। अभी यहां पर है ना, मिजोरम की जगह पे अपन बैक टू कोलकाता आ जाते हैं ताकि आपको समझेगा क्या है। इसको वापस नॉर्मल कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं और यहां से उड़ा देते हैं। नो फिल यहां पे, सिंस द टर्नओवर लिमिट डज नॉट एक्सीड, doesn't exceed rupees 1.5 CR, therefore Mr. X is eligible for opting composition scheme। समझा? ठीक है, यहां पर अपन चेंज करते हैं, कोलकाता लेके आ जाते हैं, कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है। तो अभी देख एलिजिबिलिटी, जब बात एलिजिबिलिटी आएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं टर्नओवर फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स का टोटल लूंगा, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मेरा कितना है, 86,41,000। सिंस इट इज लेस देन रुपीज 1.5 CR, therefore Mr. X is eligible for opting composition scheme। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी। अब आएगी बात टैक्स पेएबल की। ठीक है, तो मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर एक्स मैन्युफैक्चरर है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी, मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेबल होगा 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट। ठीक है, तो उस केस में टैक्स पेएबल कैसे आएगा, टैक्स पेएबल एट द रेट ऑफ 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी। मतलब मेरा जो टर्नओवर है, महाराष्ट्र का टर्नओवर कितना है, 27,91,000, तो इसका 1% दैट इज इक्वल टू इसका 1%। ठीक है, गुजरात का टर्नओवर कितना है 2 लाख, तो 2 लाख का 1%। दिल्ली का टर्नओवर कितना है 8 लाख, तो 8 लाख का 1%। चेन्नई का टर्नओवर कितना है 24,90,000, तो 24,90,000 का 1%।
एंड कोलकाता का टर्नओवर कितना है 23,60,000, तो 23,60,000 का 1%, मतलब क्या 0.5% CGST, 0.5% SGST, समझा? तो यहां पे CGST, इधर SGST, कितना हो जाएगा 0.5 के हिसाब से, दिस बाय दुई खत्म, एज सिंपल एज दैट। तो मुझे टोटल टैक्स कितना पे करना है, इक्वल टू सम CGST कितना पे करना है 43,205 एंड SGST कितना पे करना है 43,205। बट महाराष्ट्र से 13,000 जाएगा, गुजरात से 1,000, दिल्ली से 4,000, चेन्नई से 12,000, कोलकाता से 11,000। समझ में आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस? जब मैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करता हूं 1.5 CR का टर्नओवर या 75 लाख का टर्नओवर कैलकुलेट करता हूं, तो उसके लिए मैं टर्नओवर फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स लूंगा। बट जब टैक्स पेएबल की बारी आएगी तो मैं महाराष्ट्र का अलग से कैलकुलेट करूंगा, महाराष्ट्र का अलग से, गुजरात का अलग से, दिल्ली का अलग से, चेन्नई का अलग से एंड कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का अलग से। तमिलनाडु का अलग से एंड वेस्ट बंगाल का अलग से। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, चल एक काम कर, फटाफट एक बार है ना क्राइटेरिया पढ़ ले। इसको थोड़ा जूम कर लेते, इसी में सॉल्व कर लेना, ठीक है? एक बार है ना फटाफट क्राइटेरिया पढ़ ले, टैक्स रेट्स देख ले, नीचे का जो नोट है वो देख ले, और ये इलस्ट्रेशन सॉल्व कर ले फटाफट, ठीक है? जल्दी। प्रोविजन पढ़ के अप्लाई करेगा तो इजी पड़ जाएगा सॉल्व करने के लिए।
चलो डन। तो जो अपना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल वाला पार्ट था ना, वो यहाँ पे कवर हो जाता है। आपको सम्स ऐसे ही टाइप के आएंगे, कैसे कैसे टाइप्स के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैलकुलेट करना होगा, जिसमें आपको 75 लाख या 1.5 सीआर का टर्नओवर कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। या तो फिर आपको टैक्स पेएबल ढूंढना होगा, तो उसमें आप क्या करोगे, टर्नओवर कैलकुलेट करोगे, फिर उसका स्टेट वाइज टैक्स पेएबल निकाल दोगे एंड सो ऑन। एक दो इलस्ट्रेशन और देखेंगे, बट अभी नहीं देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। So we'll wind up the lecture here, but before we end up the session, let's just have a quick recap पूरे चैप्टर में क्या क्या देखा। सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कंपोजिशन स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है, जो उनका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस कर लेता है, जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो रिड्यूस कर लेता है, सिंप्लिसिटी लेके आ जाता है, ठीक है। सेकंड अपन पॉइंट देखा था करके दैट कंपोजिशन स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द ब्रांचेस एंड बिजनेस वर्टिकल साइमल्टेनियसली। अगर एक भी ब्रांच या बिजनेस वर्टिकल आपका इन एलिजिबल होगा तो बाकी सारे के सारे ऑटोमेटिकली इन एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द सप्लायर ऑफ गुड्स। गुड्स के साथ अगर मैं रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज दे रहा हूं तो भी कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगा, ठीक है, एलिजिबल हूं। अगर मैं रेस्टोरेंट एंड केटरिंग के साथ साथ एग्जाम सर्विसेज दे रहा हूं तो भी मैं एलिजिबल हूं। अगर मैं गुड्स के साथ अदर देन रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विसेज एंड एग्जाम सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो भी मैं एलिजिबल हूं, प्रोवाइडेड अदर सर्विसेज का टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर और ₹5 lakhs व्हिचएवर इज लोअर। ये लड़ो क्या, ठीक है। अब अगर लिमिट क्रॉस होती है देन आई बिकम इनएलिजिबल। अगर मैं आइसोलेशन में खाली एक्सक्लूसिवली अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं तो भी मैं इनएलिजिबल हूं। फिर देखा था क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड टर्नओवर शुड बी एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.5 सीआर और 75 lakhs इफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जो स्टेट्स आते हैं आपको उतने ही याद रखने हैं, उसके अलावा जितने भी स्टेट्स है वो सारे के सारे आपके अदर स्टेट्स में चले जाएंगे, क्लियर है। फिर लास्ट में देखा था जीएसटी रेट्स। जीएसटी रेट्स क्या क्या एप्लीकेबल है, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं कंपोजिशन स्कीम में तो 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी, 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी। अगर मैं रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर हूं अंडर कंपोजिशन स्कीम देन 5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। अगर मैं अदर्स में हूं या फिर ट्रेडर्स हूं, ठीक है, तो उस केस में 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। अब ये भैया टैक्सेबल टर्नओवर का क्या फंडा है ये मैं आज नहीं बताऊंगा, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। चलो गाइस, अडियोस एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।